दोस्तों, अमेजन जंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। लेकिन अमेजन हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक जीवों का घर भी है। और खतरनाक जीवों के साथ साथ 400 से ज्यादा जनजाति आदिवासियों का घर भी है। ऐसे आदिवासी जो आज भी पत्ते उड़ते हैं और कच्चा मांस भी खाते हैं। ऐसे आदिवासी जो मुर्दे की राख को खाते हैं। ऐसे आदिवासी जो आज भी लाखों साल पहले मौजूद आदिमानव के तौर तरीके की जिंदगी से जीते हैं, जिसे अमेजन की बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेजन के जंगलों में एक ऐसी दुनिया बसती है जो इंसानों को अंदाजा तक नहीं है। आज इंसान भले ही चांद और मंगल पर पहुंचने की कोशिश में लगा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद अमेजन जंगल के रहस्य तक नहीं पता है। अमेजन इतने खतरनाक जीवों का घर है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहाँ की एक चींटी का डंक भी गोली लगने के बराबर इतना दर्द होता है। आप परमाणु हमले से तो जिंदा बच सकते हैं, लेकिन अमेजन में रहने वाले मकड़ियों के डंक से बच पाना असंभव है। अमेजन की मकड़ियों के जाल का एक तिनका अगर इंसान का आंखों में पड़ जाए तो इंसान का आंख भी फोड़ सकता है। और आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अमेजन नदी के एक ऐसी परिस्थितियों में फंस गया जहाँ मौत हर कदम पर उसका पीछा कर रही थी। और वो शख्स पूरे जिद और जुनून के साथ लड़ता जा रहा था, लेकिन आखिरकार उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रजापति नॉलेज हिंदी की टीम हर समय आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देती रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है साउथ अफ्रीकन एडवेंचर और एक्सप्लोरर डेवी डू प्लेसिस की। डेवी को बचपन से यात्रा करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। इस घटना से 1 साल पहले यानी कि साल 2011 में ही डेवी 900 मील की दूरी तक साइकिलिंग कर चुके थे। साइकिल से इनकी ये यात्रा मिस्र के कापारो शहर से शुरू होकर साउथ अफ्रीका के वालिडो टाउन में जाकर खत्म हुई थी। और इस पूरी जर्नी में करीब 120 दिन का वक्त लगा था। तो लिहाजा इस हिसाब से नई नई जगहों पर जाना उनके लिए आम बात थी। और इसी शौक को बरकरार रखते हुए वो साइकिलिंग के लिए अपने सफर से लौटते ही डेवी ने अमेजन जंगली की यात्रा की प्लान बनाया। उनका ये सफर अमेजन नदी के सोर्स यूरोपियन तट से शुरू होकर अंटार्कटिक ओशियन के ब्राजील के तट पर खत्म होना था। इस सफर में उन्हें करीब 5 महीने का वक्त लगने वाला था। उस सफर पर डेवी अकेले ही बिना किसी सपोर्ट के निकलने वाले थे, लेकिन अमेजन नदी इतनी ज्यादा खतरनाक है, इस बात से वो भली भांति परिचित थे। इसलिए सफर पर निकलने से पहले ही नदी में पाए जाने वाले जहरीले सांप, मगरमच्छ और बुलेट एंड जैसे जीवों से बचाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। 1 जुलाई 2012 को डेवी ने अमेजन नदी की अपनी सफर की शुरुआत की। वो हर रोज 10 से 12 घंटे लगातार अपनी छोटी नाव को चलाकर आगे बढ़ते रहते थे। रात होने पर या तो वो बोट में सो जाते थे या फिर जंगल में कैंप लगाकर वहाँ रेस्ट करते थे। और सुबह होते ही वो फिर से अपने सफर पर निकल जाते थे। डेवी को अपने सफर पर निकले अब करीब 2 महीने का वक्त लग चुका था। और इस दौरान उनका सामना अमेजन नदी और जंगलों के खतरनाक जीवों से भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उनका सफर काफी शानदार चलता रहा। लेकिन अपने सफर के 56वें दिन जब वो अपनी नाव को आगे बढ़ा रहे थे, तभी दूसरी बोट उनके आगे से तेजी से निकली। इसमें 2 आदमी सवार थे, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो बोट उनकी आंखों से ओझल भी हो गई। डेवी उस बोट के गायब होने के बारे में सोच रहे थे, तभी अचानक उनके कमर पर एक तेज रफ्तार के साथ कोई नुकीली चीज आकर टकरा जाती है, मानो उनके पीठ में कोई तेज रफ्तार से छुरा घोंप दिया हो। लेकिन ये कोई छुरा नहीं बल्कि बंदूक से निकली हुई गोली थी। ये गोली से निकलने के बाद सीधे डेवी के रीढ़ की हड्डी में लगी, जिसके कारण उनके शरीर के ऊपरी हिस्सा ने काम करना बंद कर दिया था और गोली लगने के साथ ही सीधे नदी के पानी में जा गिरे थे। इस समय डेवी तैरने के लिए अपना हाथ पांव तो हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरीर के ऊपरी हिस्सा पैरालाइज हो जाने के कारण वो अपने हाथ को ठीक से हिला भी नहीं पा रहे थे। शरीर के काम न कर पाने के कारण वो नदी के तल से जा टकराए। नदी के तल से टकराने के साथ ही उनके शरीर में थोड़ी हलचल सी हुई और अपने टांगों को झटका देकर वो नदी से ऊपर की तरफ आ गए। ऊपर आते ही वो अपने सिर को पानी से निकाल कर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आया सिवाय पानी में तैरते हुए अपनी छोटी सी नाव, जो कि डेवी के पानी में गिरते ही उल्टा भी हो चुकी थी। वो अपनी नाव को देखकर जैसे तैसे अपनी नाव की ओर बढ़े, लेकिन डेवी ने अपनी अभी नाव को छुआ ही नहीं था कि तभी एक और गोली उनके चेहरे के बाएं हिस्से से होती हुई निकली। गोली के लगते ही डेवी एक बार फिर से अपनी होशो हवास भूल गए, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए मुश्किलों के साथ अपने शरीर को घसीटते हुए नदी के किनारे पर पहुंच गए। अभी डेवी नदी के किनारे पर पहुंचे ही थे कि तभी तीसरी गोली आकर उनके चेहरे के दाईं तरफ लगी। इस गोली के लगते ही उनके कैरोटरी आर्टरी में छेद हो गया। कैरोटरी आर्टरी गोली में पाए जाने वाली एक मुख्य रक्त नलिका है जो ब्रेन, नोज और फेस में ब्लड सप्लाई करती है। कैरोटरी आर्टरी में छेद होने के कारण उनके शरीर से काफी ज्यादा ब्लड बाहर आ चुका था और वह जमीन पर गिर गए थे। डेवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन पर गोली आखिर चल कहां से रही है। डेवी ये कुछ सोच ही रहे थे कि तभी डेवी ने अपनी तरफ तेज रफ्तार वाली आती हुई एक बोट दिखाई दी। इस बोट के किनारे पर आते ही उसमें से एक शख्स नीचे उतरा और वह वही शख्स और बोट थी जो कुछ ही देर पहले डेवी के सामने से होकर गुजरी थी।
फिर कुछ ही देर बाद गायब भी हो गई थी। उसे शख्स को देखते ही सारा माजरा समझ में आ गया और उन्हें एक बड़ी गलती का एहसास भी हो गया, जो कि उन्होंने इस सफर को शुरू करने से ही पहले कर दी थी। जो नदी में पाए जाने वाले खतरनाक जीवों से बचने के लिए पूरी तैयारी तो कर ली थी, लेकिन इस सब के दरमियान वो खुद पर आने वाले एक खतरे को भूल गए थे, और वह खतरा था अमेजन नदी के खतरनाक लुटेरे। वो लुटेरे अपने सामने आने वाले आदमी को मौत की नींद सुलाकर उनका सारा माल लूट लिया करते थे। उन लुटेरे पर ना तो देवी का ध्यान गया और ना ही उन लुटेरों से बचने के लिए कोई योजना। देवी को समझ में आ चुका था कि उन पर गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेजन नदी के खतरनाक लुटेरे ही है, और ये जो शख्स नाव से उतरा था वो उसका दूसरा साथी छिप कर उस पर गोलियां चला रहा था। देवी के दिमाग में ये सब चल ही रही था कि तभी उसे जिंदा देखकर लुटेरे ने देवी को मौत की नींद सुनाने के लिए एक तेज धार वाले चाकू बाहर निकाला। मौत को इतना करीब देखकर अपने आप को जिंदा बचाने के लिए देवी के शरीर में एक बार फिर से हिम्मत आ गई और वो उठकर भागने लगे। देवी को भागते हुए देखकर लुटेरे ने उन पर कई सारी गोलियां चलाई। इसमें से एक गोली उनके टांगों में लगी। चौथी गोली लगने के बाद लहूलुहान हो चुके देवी को न जाने शरीर में कहां से हिम्मत और ताकत आई जा रही थी। वह पूरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद वो लगातार भागते जा रहे थे। भागते भागते वो कई मील दूर पहुंच चुके थे और वो किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर जा पहुंचे थे जहां लुटेरों से उन्हें छुटकारा मिल गया था, लेकिन उनकी हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उनके शरीर से काफी ज्यादा खून भी बाहर निकल चुका था। देवी का दिमाग कहने लगा था कि शायद वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन उनका दिल था कि वो हार मानने का तैयार ही नहीं था। देवी जीना चाहते थे, लेकिन इस खतरनाक और घने जंगल में उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। इसलिए देवी ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और पूरी तरफ से घायल हो जाने के बावजूद वो खुद मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन किस्मत से लगभग 1.5 मील चलने के बाद उन्हें 2 आदिवासी मिले, जो देवी की हालत को देखकर वो साथ ले गए। लेकिन वो इस कदर घायल हो चुके थे कि अगर उन्हें समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता तो वो किसी भी पल दम तोड़ सकते थे। लेकिन नजदीकी हॉस्पिटल भी वहां से काफी दूर था और आदिवासियों के पास ऐसा संसाधन नहीं था कि वो देवी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा सके। इसलिए वो अंत में आदिवासियों ने अपने नाव में डालकर उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। अब आपको बता दें कि ये सब आदिवासी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में कर रहे थे और वो देवी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो देवी उनके बदले कुछ माल देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि देवी का सारा पैसा और माल लूट चुका है तो देवी को बीच रास्ते में ही छोड़कर वो वापस चले गए। देवी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि अब वो उठे और आगे चल सके। इतने लंबे समय तक मौत से लड़ते और हिम्मत दिखाने वाले देवी अब हिम्मत हारने लगे थे। अब वो मान चुके थे कि मौत अब उन्हें किसी भी वक्त अपने गले लगा सकती है, लेकिन भगवान और उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल देवी को छोड़कर वहां से जाने के बाद उन्हें दूसरे कबीले के आदिवासी वहां मिले और उन्हें वहां से थोड़ी और आगे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। फिर आगे उन्हें दूसरी कबीले के आदिवासी उन्हें और थोड़ा आगे पहुंचा दिए। इस तरह वो अलग अलग आदिवासियों की मदद से वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उनकी दिक्कतें कम नहीं हुई। दरअसल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो देवी के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो अपनी इलाज करवा सके, लेकिन देवी ने तुरंत फोन कर अपनी सारी घटनाएं अपनी माँ को बताई। देवी की माँ ने समझदारी दिखाते हुए फेसबुक पर इस घटना को शेयर किया और मदद की गुहार भी की। देवी की माँ का ये आइडिया काम कर गया और 2 लोग देवी की मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन लोगों ने पैसा जमा करवाया, जिनके बाद डॉक्टर्स ने देवी की जांच शुरू की। देवी के जख्म की जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो देवी का ऑपरेशन कर सके, जिसके कारण डॉक्टर्स ने देवी को पेरू में लीमा शहर के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शाम के वक्त करीब 6 बज चुके थे और रात के वक्त कोई भी एयरक्राफ्ट पेरू एंडीज के ऊपर से कोई भी प्लेन उड़ान नहीं भरता था। लेकिन इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया और वो कमर्शियल एयरलाइन के द्वारा देवी को लीमा पहुंचाने का फैसला लिया गया। साथ ही उसका पूरा खर्चा देवी के मदद के लिए आए उन 2 लोगों ने उठाने के लिए कही और सारी व्यवस्थाएं हो जाने के बाद देवी को कमर्शियल एयरलाइन के द्वारा लीमा ले जाया गया। उनके साथ फ्लाइट में उनके मदद के लिए आए 2 अजनबी लोग और एक डॉक्टर्स मौजूद थे। लगभग 1 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही डॉक्टर्स ने देवी की जांच कर उनका इलाज शुरू किया। देवी के जख्म इतने गहरे थे कि इस बात का अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं कि उन्हें 12 दिनों तक आईसीयू में रखा गया और करीब 1 महीने तक हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। 1 महीने बाद डॉक्टर्स को लगा कि देवी अब खतरे से बाहर है, तो डॉक्टर्स ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। आज देवी एक राइटर, मोटिवेशनल और स्पीकर है जो लोगों को अपनी इस घटना का उदाहरण देकर लोगों को आशावादी बनने और कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी देवी के इस घटना से मोटिवेट हुए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।